प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। और आज हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर ज़मीन की गर्दिश, जमात पंजुम के लिए। मज़मून है माहौल का मुताला, EVS स्टैंडर्ड 5th। और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड 5th के लिए इससे पहले हम एक चैप्टर सोलार सिस्टम जो है देख चुके हैं, और वहाँ पर हमने देखे थे कि किस तरह ज़मीन और दीगर सैयारे सूरज के अतराफ गर्दिश कर रहे हैं, है ना। तो आज हम ज़मीन की गर्दिश के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आप लोगों ने इस तरह से लट्टू ज़रूर घुमाए होंगे, है ना। लट्टू इस तरह से अपने आप के महवर पर घूमता है ना। तो लट्टू खुद के अतराफ घूमता है। कोई भी चीज़ जो अपने अतराफ घूमती है, हकीकत में वो नज़र ना आने वाली एक लकीर के अतराफ घूमती रहती है। तो किसी चीज़ का खुद के अतराफ घूमना महवरी गर्दिश कहलाता है। और वो चीज़ जिस नज़र ना आने वाली लकीर के अतराफ घूमती है, उसे उस चीज़ का महवर कहते हैं, या उसे उस चीज़ का एक्सिस कहते हैं। समझ में आया? जिस पर वो घूमती है। और जिस ना नज़र वाली चीज़ के तरफ वो घूम रही है, वही घूमना महवरी गर्दिश कहलाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही ज़मीन अपने महवर पर भी गर्दिश करती है, और ये ज़मीन की महवरी गर्दिश कहलाती है। जैसे हम जानते हैं, ज़मीन जो है वो सूरज के अतराफ गर्दिश करती है, और इस दौरान सूरज के अतराफ गर्दिश करने पर जिस रास्ते पे वो गर्दिश करती है वो है ज़मीन का मदार। इसलिए ये गर्दिश ज़मीन की मदारी गर्दिश कहलाती है। ज़मीन के मदार पर गर्दिश करने के साथ साथ ज़मीन अपने महवर पर भी गर्दिश करती है। अभी हमने देखे ना महवरी गर्दिश किसे कहते हैं। और ज़मीन के अतराफ चांद जो है वो अपने मदार पर गर्दिश कर रहा है। समझ में आया? मदार किसे कहते हैं, पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं। वो रास्ता जिस पे सैयारे गर्दिश करते हैं सूरज के अतराफ, वो उनका मदार कहलाता है, और उनकी गर्दिश मदारी गर्दिश कहलाती है। तो ज़मीन जो है अपने महवर पर थोड़ी सी झुकी हुई हालत में है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इस तरह से ज़मीन थोड़ी सी जो है झुकी हुई हालत में है। और ऐसे झुके हुए महवर की हालत में ही ज़मीन घूमती रहती है। समझे? ज़मीन का महवर झुका हुआ है, और ऐसे झुकी हुई हालत में ही ज़मीन घूमती है, और यही ज़मीन की महवरी गर्दिश कहलाती है। देखिए यहाँ पर इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि ज़मीन किस तरह से थोड़ी सी झुकी हुई है, और झुके हुए महवर की हालत में घूमती है। आप देखेंगे कि शाकोल और ज़मीन का महवर दोनों लकीरें एक दूसरे के साथ जाविया बनाते हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ग्लोब लेना है। ग्लोब में जो है एक शाकोल लेना है, और फिर उसके बाद ग्लोब को घुमाना है। जैसे तस्वीर में आप देख रहे हो कि दुनिया जो है घूम रही है, बिल्कुल वैसे ही। तो उस वक्त क्या हम देखेंगे कि ज़मीन का महवर जो है झुका हुआ है, और ऐसे झुके हुए महवर की हालत में ही ज़मीन घूमती रहती है। इसी को ज़मीन की महवरी गर्दिश कहते हैं। अर्थ्स रोटेशन, अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। और ये क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर क्या होता है हम आगे देखते हैं। अर्थ्स एक्सिस यानी ज़मीन का महवर। तो ये अर्थ्स रोटेशन बताई गई है, ज़मीन की गर्दिश कैसे होती है। अब एक ग्लोब लीजिए और उसे घुमा कर देखिए। ग्लोब जो है स्कूल में मौजूद होता है ना। और हमेशा देखिए ग्लोब का भी जो महवर इस तरह से बताया जाता है, जो स्टैंड होता है जिस पे ग्लोब लगा हुआ होगा, वो हमेशा तिरछा होता है, वो कभी सीधा नहीं होता। इसकी वजह यही है कि ज़मीन का महवर जो है झुका हुआ है, इसलिए ग्लोब
जो है वो ज़मीन का छोटा रिप्रेजेंटेशन है, छोटा सा मॉडल है कि ज़मीन हमारी कैसी दिखती है। तो इसीलिए ये भी इस तरह से झुकी हुई हालत में ही होता है। और अगर जब हम इसे घुमाते हैं और इसे घुमाकर देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि क्या समझ में आएगा कि वो झुकी हुई हालत में जो है इस तरह से घूम रहा है, और बस यही ज़मीन की महवरी गर्दिश है। एन और एस इन नुकात को ज़मीन के कुतबैन कहा जाता है। ज़मीन जो है जिस महवर पर घूम रही है तो उसके जो पॉइंट्स है, एक ऊपर एक पॉइंट है और नीचे एक पॉइंट है, ठीक है। तो ऊपर वाला पॉइंट जो है वो क्या है, शुमाली कुतुब है, और नीचे वाला जुनूबी कुतुब है। दरमियान में एक लकीर जो है फर्जी बताई गई है कि एनएस है। तो ज़मीन का महवर जो है तस्वीर में एनएस लकीर के ज़रिए बताया गया है। ये लकीर ज़मीन के मरकज़ से होकर गुज़रती है। एन और एस इस नुकात को ज़मीन के कुतबैन कहते हैं। तो ये जो एन और एस नुकात है ये ज़मीन के कुतबैन या पोल्स जो है कहलाते हैं, और ऊपर वाला जो है वो कहलाता है शुमाली कुतुब और नीचे वाला जुनूबी कुतुब। ऊपर वाले को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। और इसे हमेशा एन और एस से जाहिर किया जाता है। खत इस्तवा, शुमाली और जुनूबी कुतबैन के बीचों बीच ज़मीन की सतह पर एक दायरा बनाए तो ज़मीन के दो मसावी हिस्से होते हैं। तो ज़मीन पर के इस ख्याली दायरे को खत इस्तवा कहते हैं। यानी अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीच में से एक फ़र्ज़ी दायरा, असल में तो दायरा नहीं खींचा जा सकता है ना, तो एक फ़र्ज़ी दायरा अगर खींचते हैं जो ज़मीन को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है तो ज़मीन पर के इस ख्याली दायरे को खत्ते इस्तवा कहा जाता है या इक्वेटर कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो 0 डिग्री पर इक्वेटर बताया गया है और ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा जो है वो अलग हो गया, इसकी वजह से दो बराबर हिस्से हो गए। तो ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो ये दरमियान वाला जो इक्वेटर है इसे खत्ते इस्तवा कहते हैं। खत्ते इस्तवा की वजह से ज़मीन के दो मसावी हिस्सों को शुमाली निस्फ कुर्रा और जुनूबी निस्फ कुर्रा कहते हैं। खत्ते इस्तवा की वजह से ज़मीन के दो बराबर हिस्से हो गए। तो ऊपर वाला हिस्सा शुमाली निस्फ कुर्रा, नीचे वाला हिस्सा जुनूबी निस्फ कुर्रा कहलाता है। निस्फ का मतलब होता है आधा, कुर्रा यानी कि गोल दायरा नुमा शक्ल। तो आधा कुर्रा यानी आधी गोल दायरा नुमा शक्ल है ना, तो इसके लिए इसे निस्फ कुर्रा कहते हैं। इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमीस्फेयर और साउदर्न हेमीस्फेयर कहा जाता है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करना है कि एक बड़ी मेज के बीचों बीच एक मोमबत्ती खड़ी रखिए और मोमबत्ती के अतराफ एक बड़ा दायरा बनाइए। इस दायरे के एक नुक्ते पर ग्लोब रखिए, मोमबत्ती जलाइए, कमरे में अंधेरा कीजिए। फर्ज कीजिए कि मोमबत्ती सूरज है। देखिए कि ग्लोब के कौन से हिस्से पर रोशनी पड़ती है और कौन से हिस्से पर नहीं पड़ती। ये तजुर्बा अगर हम एक टॉर्च की मदद से करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, बशर्ते कि कमरे में अंधेरा हो। This shows that only the half of the globe that faces the torch gets light. और पीछे का जो हाफ हिस्सा है वो अंधेरे में है, वहाँ पर रोशनी नहीं पड़ रही। तो इसी से बनते हैं हमारे डे और नाइट। नहीं समझा? कोई बात नहीं, चलिए समझते हैं। ग्लोब को कुतुब शुमाली की जानिब से देखिए और घड़ी की सुइयों के मुखालिफ सिमत में घुमाइए। हमारी ज़मीन भी खुद के महवर पर इसी सिमत यानी मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। ग्लोब के मुख्तलिफ हिस्से बिल तरतीब उजाले की जानिब आते हैं और इसी तरतीब से उजाले से दूर होते जाते हैं। तो जिस हिस्से पर रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, जहाँ रोशनी नहीं पड़ती वहाँ रात होती है। देखिए तस्वीर में, ऊपर वाली तस्वीर में आप देख सकते हो ज़मीन अपने महवर पर गोल घूम रही है, सामने से सूरज की रोशनी आ रही है। जिस हिस्से पर रोशनी आ रही है वहाँ वो हिस्सा रोशन होगा, वहाँ दिन होगा, और पिछला हिस्सा जो पीछे की जानिब है वहाँ रात होगी। लेकिन ये मुस्तकिल तौर पर नहीं होगा क्योंकि ज़मीन तो घूम रही है। अब ज़मीन घूमते घूमते जो हिस्सा रोशन था वहाँ अंधेरा हो गया और जो हिस्सा जहाँ अंधेरा था वहाँ उजाला हो गया, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा घूमते घूमते फिर से सामने आ गया, है ना।
तो इस वजह से दिन और रात जो है इस तरह से बनते हैं। Every day the earth makes one full rotation. That means when the sun is shining on one part of the earth, it is night somewhere else. यानी अगर ज़मीन के एक हिस्से पर दिन है तो एक हिस्से पर उस वक्त क्या होती है, रात होती है, और जब एक हिस्से में रात है तो दूसरे हिस्से में क्या होता है, दिन होता है। इसका मतलब है सूरज नहीं डूबता, सूरज तो अपनी जगह पर कायम है, अगर वो हमारे हिस्से में सिर्फ नहीं चमक रहा, जबकि वो ज़मीन के किसी और हिस्से में तो चमक रहा है, अपनी रोशनी बिखेर रहा है। तो असल में सूरज नहीं डूबता है, हमारी ज़मीन घूम रही होती है। देखिए यहाँ इस तस्वीर में भी बहुत अच्छे से बताया गया कि जो हिस्सा ज़मीन के सामने आएगा, सूरज के सामने आएगा ज़मीन का जो हिस्सा, वहाँ पर उजाला होगा, और जो हिस्सा पीछे की जानिब होता है वहाँ पर अंधेरा होगा। फिर जब पीछे का हिस्सा सामने आएगा तो वहाँ उजाला होगा और पीछे अंधेरा हो जाएगा। तो इस तरह से दिन और रात बनते हैं। तो अब देखते हैं तुलुए आफताब और गुरूबे आफताब क्या है। जब सूरज डूबता है तो अंधेरा हो जाता है, जब सूरज निकलता है तो उजाला हो जाता है ना, हम यही सुनते आए हैं। लेकिन इसका साइंटिफिक फैक्ट क्या है, हमें आज पता चला कि सूरज तो ना तो डूबता है और ना उभरता है, ना तुलू होता है ना गुरूब होता है। असल में हमारी ज़मीन गर्दिश कर रही होती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, है ना। तो ये जो सूरज डूब रहा है या निकल रहा है, ये किस वजह से है, ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से। सनसेट और सनराइज। सनसेट occurs in the evening, occurs in the west end of the day, जब दिन खत्म हो जाता है उस वक्त, और the sun disappears and it becomes dark। और सनराइज कब होता है, इन द मॉर्निंग, ईस्ट में होता है। बिगिनिंग ऑफ द डे, दिन की शुरुआत होती है। द सन इज इन द स्काई आफ्टर द सनराइज, और सूरज के निकलने के थोड़ी देर के बाद हमें स्काई में, आसमान में सूरज चमकता हुआ नज़र आता है। तो ये सनसेट और सनराइज है, तुलुए आफताब और गुरूबे आफताब है। We have learned last time that earth rotates, expands. This is a primary earth motion that we notice every day when the sun rises and sets। ठीक है, ये प्राइमरी अर्थ मोशन है जो हम नोटिस करते हैं हर दिन जब सूरज निकलता है और सूरज जो है गुरूब होता है। अब हम ये कहते हैं कि सूरज जो है वो डूब रहा है, मगरिब में उभर रहा है मशरिक से। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ज़मीन जो है अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि सूरज जो है कहाँ से निकल रहा है, मशरिक से, और डूब कहाँ रहा है, मगरिब में। द अर्थ रोटेट्स और स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड दिस इज वाई वी सी द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। समझ में आया कि क्यों सूरज जो है मशरिक से निकलता है और मगरिब में ही डूबता है, क्योंकि ज़मीन जो है क्या कर रही है, वेस्ट से ईस्ट में घूम रही है। लेकिन बच्चों आपको ये भी पता है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि सूरज जो है एक दिन कहाँ से निकलेगा, मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा और मशरिक में डूब जाएगा। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन है। और ऐसा कब होगा, जब ज़मीन जो है उल्टा घूमना शुरू होगी। तो ऐसा शायद किसी दिन हो सकता है, क्योंकि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। The earth takes 24 hours to complete one rotation on its axis which causes day and night। अब ज़मीन की एक गर्दिश को, इस वक्फे को हम एक यौम कहते हैं। क्यों एक यौम कहते हैं, क्योंकि ज़मीन को अपने महवर पर एक पूरा चक्कर मुकम्मल करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। एक यौम के एक दिन और एक रात, ऐसे दो हिस्से होते हैं। वक्त की पैमाइश के लिए एक यौम के वक्फे को हम 24 मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं और हर हिस्सा जो है 1 घंटा कहलाता है।
तो इस तरह से 24 घंटे का दिन क्यों है, समझ में आया? क्योंकि 24 घंटे ही लगते हैं ज़मीन को अपनी महवर पर एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए। देखिए ज़मीन जो है इस तरह से घूमती है ना, अपने महवर पर और साथ में सूरज के अतराफ। तो ज़मीन के एक गर्दिश के इस वक्फे को हम क्या कहते हैं? एक यौम कहते हैं, 24 आवर्स। द रोटेशन इज काउंटर क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज देख चुके हैं हम कि किस तरह से 24 घंटे में अपने एक्सिस पर ज़मीन घूमती है, और यही वक्फे को हम एक यौम या एक दिन या वन डे कहते हैं। अब एक साल किस तरह से बनता है? जिस तरह से 24 घंटे का एक दिन होता है, बिल्कुल उसी तरह से 365 दिन का एक साल होता है। ज़मीन अपने महवर पर घूमती हुई सूरज के अतराफ भी गर्दिश करती है। ज़मीन को सूरज के अतराफ एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जितनी मुद्दत दरकार होती है उसे एक साल कहते हैं। और ज़मीन को सूरज के अतराफ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 365 डेज एंड 6 आवर्स। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं ज़मीन को सूरज के अतराफ एक मुकम्मल चक्कर कंप्लीट करने के लिए। यानी आप तस्वीर में देख सकते हो कि मार्च को अगर ज़मीन उस मुकाम पर है अपने मदार के, जून में यहाँ, फिर सितंबर, फिर दिसंबर, फिर दोबारा जनवरी, फरवरी, मार्च वो उस जगह पहुँच जाएगी और ये चक्कर चलता रहता है। इस तरह से साल ब साल जो है गुजरते जाते हैं। तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 365 days or 12 months or 1 year. The period of one revolution around the sun is referred to as year. A 365 days, 5 hours, 48 minutes and 46 seconds. This is the exact timing. 5 hours, 48 minutes and 46 seconds. लेकिन हम तो एक साल में सिर्फ 365 दिन मानते हैं, तो ये बचे हुए 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड का क्या हुआ? ये कहाँ चले गए? है ना सोचने वाली बात। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ जाते हैं। ये कहीं नहीं जाते, बल्कि हम इसका एक एक्स्ट्रा दिन काउंट करते हैं लीप ईयर में। ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक साल के 365 दिन मान लिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि हर साल में 6 घंटे कम माने गए हैं, यानी 4 साल में 24 घंटे और एक दिन मुकम्मल हो जाता है। इस दिन को ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर चौथे साल फरवरी के महीने में एक जायद दिन वहाँ पर जोड़ा जाता है। इस साल फरवरी का महीना 28 की बजाय 29 दिन का होता है, और इस तरह से वो साल 365 की बजाय 366 दिन का होता है। तो इस साल को लीप साल या लीप ईयर कहते हैं। तो वाई वी हैव अ लीप ईयर? दिस इज द रीजन। The Earth's orbit lasts approximately 365.2 days, and it is for this reason that every 4 years it takes an extra day, the February 29, that we have every leap year. क्यों एक एक्स्ट्रा दिन होता है हर 4 साल के बाद? समझ में आया अब? क्योंकि हर साल 6 घंटे जो है हमने कम कर दिए थे, तो वो 6 घंटे 4 साल बाद कितने हो गए? 6 चौक 24 घंटे बन गए, यानी एक पूरा दिन बन गया। तो फिर उसे 4 साल बाद हम अपने कैलेंडर में ज्वाइन करते हैं, और उसे कहाँ जगह मिलती है? 29 फरवरी के दिन जगह मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 29 फरवरी को पैदा होगा उसका बर्थडे 4 साल में एक ही दफ़ा आएगा। है ना मज़ेदार बात? तो ये क्या है? ट्रॉपिकल ईयर है। 365.24 डेज ट्रॉपिकल ईयर रिफर्स एज द वन कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन। कॉमन ईयर 365 डेज। तो यहाँ पर कॉमन ईयर क्या है जो हमारे कैलेंडर के मुताबिक है? तो यहाँ पर 1/4 डे शॉर्ट ऑफ अ कंप्लीट ऑर्बिट। और लीप ईयर क्या है? लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा ईयर होता है, 366 डेज होते हैं, और यहाँ पर 3/4 डे ओवर कंप्लीट ऑर्बिट, एक दिन जो है ज़्यादा पकड़ लिया जाता है। समझ में आया? और इस तरह से 366 दिन का वो साल बन जाता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको सबक यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और जो कुछ यहाँ आपको पढ़ाया जाता है उसका इयादा ज़रूर कीजिए, किताब खोलकर उन सारे टॉपिक को ज़रूर दोहराया कीजिए ताकि वो आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, और हम इस टॉपिक का अगला हिस्सा देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।